आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वप्नम मिश्रा में आपको स्वागत है। आज हम थोड़ा सा देश दुनिया की बारे में बात करेंगे, साथ में थोड़ा हमारा जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उसके ऊपर एक मेजर थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में जो हमास और इजराइल का जो युद्ध विराम हुआ उसके बारे में बात करेंगे और बाकी ओवरऑल बात करेंगे। पहले हम चलते हैं अपनी डिफेंस किए थे। अभी रिसेंटली हमारा नेवी का एक जहाज फास्ट एंटी सबमरीन वारफेयर का जो फर्स्ट इंडिजिनस 80% इंडिजिनस जहाज लॉन्च हुआ है। 5000 जेट का जहाज INS अर्नाला क्लास, उसका नाम रखा है INS एंड्रू। ये देखिए, this is the thing at all. It is last. You can see here it is last with various weapons from at the front and back. At the same time, various sensors, radar, and everything. All requirement for the anti-submarine warfare. INS एंड्रू। मजे की बात है कि ये जो जहाज है, इसका जो स्टील है, जो मतलब जहाज जो बनता है ना, वो एक स्पेशल क्लास का स्टील में बनता है और उसका प्रोपेलर जो है वो एक स्पेशल एलॉय में बनता है, क्योंकि जहाज समुद्र में सॉल्ट वाटर में फ्लोट करता है। इसलिए जो स्टील ऐसा होना चाहिए जल्दी कोरोजन नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस बार मजे की बात है कि ये जो शिप जो एंड्रू जो लॉन्च हुआ है, उसका जो स्टील जो है अपना सेल, अपना जो राउरकेला स्टील प्लांट का जो ऐसे है, उन्होंने वो जो स्टील को बनाया, स्पेशलाइज स्टील को बनाया। और बाकी इससे पहले मैं और भी दिखाता हूँ, अपने को बताया था मैंने, हिमगिरी गिरी क्लास का हिमगिरी भी लॉन्च हुआ था। ये देखिए फोटोज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उसको लॉन्च किए थे। INS उदयगिरी और हिमगिरी दो लॉन्च हुआ था एक साथ। ये उदयगिरी का एक गाइडनिस वर्कशॉप जो कलकत्ता का बना था, बैजैक का जो पोर्ट ट्रस्ट लगाया था, बैजैक का जो प्लांट इसमें बना था। तो बैक टू बैक इसका जो हिमगिरी उदयगिरी का जो स्टील है, ये जो भिलाई उधर दो स्टील प्लांट वगैरह उन्होंने बनाया था, और एंड्रूज का स्टील जो है अपना सेल में बनाया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अपना तेजास का प्रोग्रेस। आपको पता है कि तेजास हालांकि Mark 1 के बाद हम Mark 2 तक भी जा चुके हैं, लेकिन हम बॉडी बना के अपना खुद का इंडिजिनस सेंसर हो, रॉकेट हो और जो वेपन्स हो, मिसाइल्स हो, हम वो बना के फिट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड अप द इंजिन्स। एयरक्राफ्ट का इंजन, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन, और फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन आज तक दुनिया में सिर्फ 3 कंट्री में बनता है। एक तो फ्रांस, इसका सेफ्रॉन इंजन बनता है। दूसरा यूएस का 2 कंपनी है, एक GE है, एक बोइंग है, और तीसरा है रशिया। और जो चाइना जो बनाता है फाइटर एयरक्राफ्ट, जो JF-10, 17, 22, 35 सीरीज का जो, वो रशियन इंजन है, दैट इज द रशियन इंजन। लेकिन हमारा यही प्रॉब्लम है, बट वी स्टार्टेड डेवलपिंग, लेकिन वी आर नॉट येट सक्सेसफुल। तो इसलिए कहना, जब हम डिपेंडेंट है उनका ऊपर, तो अगर उन्होंने सप्लाई रोक दिया कि सप्लाई को इधर उधर कर दिया, तो क्या होता है कि हमारा मामला रुक जाता है। तो लेकिन GE फाइनली एग्री होने के बाद 10 करीब इंजन सप्लाई कर चुका है। ये जो F404 इंजन मैं दिखाया था क्या है इंजन, अपना तेजस MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। ये देखिए, इंजन तेजस Mark 1। उसका Mark 2 का जो इंजन आएगा वो अमेरिका जो फ्रांस का सेफ्रॉन रखेंगे। Mark 2 उसका एडवांस है। उसके बाद हम लोग तो AMCA बना रहे हैं। AMCA में अगर तब तक हमारा खुद का इंजन नहीं बन पाता है, और एक बार मैं दिखाया था इंजन का सेगमेंट जो है, ये GE का F404 इंजन है, और फाइनली ये इंजन बन के अक्टूबर 17 को शायद फर्स्ट तेजस का पहला उड़ान उड़ेगा ये। तो इसके बाद एटलीस्ट जो MiG-21 जो हमने डिकमीशन किया है, उसके बाद थोड़ा जो गैप जो है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन फॉरेन से जैसे राफेल ले लिया, उसके बाद फॉरेन से हम कोई दूसरा जहाज जैसे कि SU-57 हम रशिया ऑफर कर रहे हैं और जॉइंट प्रोडक्शन ऑफर कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने कुछ फाइनल किया नहीं है। और F-35 तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको नहीं लेंगे। मीनवाइल रोल्स रॉयस जो है ब्रिटेन का, जो उसका प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, वो जो डेलीगेशन है अराउंड 140-50 जो फॉरेन डेलीगेशन उनका साथ आए थे, काफ़ी बिजनेस का बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ। रोल रॉयस ही वो भी ऑफर कर रहे हैं कि हम भी जेट इंजन बनाएंगे, और साथ में उसने और एक मज़ेदार चीज़ ऑफर किया है कि हम आपका पानी का जो जहाज बनता है उसके लिए इलेक्ट्रिक इंजन देंगे, नॉट जो डीजल इंजन और स्टीम इंजन, ये हम नहीं, हम उनको इलेक्ट्रिक में रिप्लेस करेंगे। और दूसरी बात है कि तो उसमें देखते हैं क्या होता है, लेकिन SU-57 को जो है हम लोग अभी तक रशिया से को पॉजिटिव में नहीं गया। हालांकि S-400 हमारे पास है, S-500 हम डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली। ये इसलिए नहीं गया कि SU-57 में लेते हैं, रशिया के SU-57 टोटली 100% इंडिजिनियस नहीं है, उसमें काफ़ी चाइनीज़ कंपोनेंट लगा रहता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट अगर हम उसको लेते हैं दैट मीन्स अपना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, चाइना का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और चाइना हमेशा हर चीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग में करता है, और लेकिन हम लोग वी डोंट बिलीव ऑन दैट, क्योंकि हम अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशिया का इंजन बढ़ा दें तो रशिया के साथ अपना रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इसलिए SU-57 का ऊपर हम नहीं जाके हम कोशिश करें कि ये तेजस के में काम चलाएंगे, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हमारा AMCA प्रोजेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए चाहे हम खुद का इंजन बनाएं, इवन फ्रांस इज रेडी टू सप्लाई आफ्टर OEM। और हमको ज़रूरत है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट की, इसलिए ज़रूरत है कि जो फॉरेन कंट्रीज जो देते हैं, हम जो इवन राफेल भी लिए, फ्रांस का तो अपना बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन उन्होंने सोर्स कोड नहीं दे रहे। जब सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तो हमारे जो नेवी का जो 100 करीब एयरक्राफ्ट है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक आदमी नहीं ले पा रहे, क्योंकि सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ बात आगे बढ़ा है, अगर सोर्स कोड आपको नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी तरफ से कंप्यूटर में ये कर सकता है, और आप यू कैनॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एज पर योर विश। आप कॉन्फ़िगरेशन बदल नहीं सकते, जो उन्होंने दे के गया है उसी को आपको यूज़ करना है। हाँ, अगर सोर्स कोड देगा तब जाके आप ये अस्त्रा मिसाइल को निकाल आकाश को ठोक दिया, उसमें कर सकते हैं, लेकिन राफेल में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी कोशिश करें कि अपना खुद का ये में जाएंगे। दिस इज अबाउट द जैसे डिफेंस के बारे में बोल दिया। अभी और एक मजेदार बात है कि शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया, एक दिन था जबकि जैसे अपना BSNL का जैसा हाल था, लॉस में चल रहा था, 25-30 जहाज बच गया था। कोई एक जो हर्षवर्धन नॉनकैवरी ऐसे कोई जहाज यहाँ से पोर्ट ब्लेयर हो जाते थे, तो गवर्नमेंट सोच रहा है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन अब ये पकड़ रहा है, अपना तूल पकड़ रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। मर्चेंट नेवी का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने अपनी फ्लीट में VLCC वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक बोल के उसका नाम है, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कमीशन किया है शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया खुद बना के। और ये दिस इज द थर्ड वन, इससे पहले सह्याद्री आया था। तो VLCC फ्लीट जो अराउंड 82,000 टन्स का जेट है, तो इट इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट है। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया जो दैट यस टेकन स्टार्टेड राइजिंग अप, उसका जो बढ़ रहा है, और पैसेंजर्स कार्गो इसका बढ़ रहा है। इवन काफ़ी जहाज जो अंडमान ये में आइलैंड टू आइलैंड काफ़ी जहाज जो चला रहे, पानी का जहाज चला रहे। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया इज फाइनेंशियली नाउ इट इज स्टेबल एंड इट हैज स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट। जैसे BSNL एक दिन मरा हुआ पड़ा था, लेकिन अब BSNL हैव कम टू द प्रॉफिट जोन। एंड वो जो प्रोफेशनलिज्म जो है BSNL का एम्प्लॉइज है, उनका अंदर भी प्रोफेशनलिज्म घुस गया है। तो ये है, अभी थोड़ा सा बात करते हैं। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर आए थे आपका सामने 2 दिन होके गए, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल उसमें प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग किए, एंड ही मेट ऑल द बिजनेस लीडर्स अलॉन्ग विद हिज डेलीगेशन और। लेकिन उसमें जो बिग टेक अवे, हालांकि हमने तो ब्रिटेन का FTA साइन करेगा, उसमें दोनों को उनको फायदा हमको फायदा है। उसके साथ साथ हम 4 EU अभी हम कोशिश करें टोटली EU का साथ एक FTA करने के लिए, लेकिन 4 ऑलरेडी EU नेशन जो उनके साथ हमारा FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, ये चार का पास हमारा है। एंड ऑल्सो वी आर प्रोग्रेसिंग दैट, हम रूपी ट्रेड में ट्रेड करने के लिए भी बातचीत आगे बढ़ रहा है। ये जो EU कंट्रीज का वो एक चल रहा है।
अमेरिका का जो ट्रेड डील अभी तक ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहा है। हम लोग अपनी ग्राउंड पे, वो लोग अपनी ग्राउंड पे। इस बीच एक अच्छी खबर है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा एयरफोर्स का जो ट्रेनर पायलट ट्रेनर्स है वो जाके ब्रिटिश एयर एकेडमी में उनका पायलट को ट्रेन करे। बिग थिंग, एक बार रॉयल एकेडमी से हमारा जाके ट्रेन हो गए थे, लेकिन दे आर आस्किंग आवर पायलट्स। इट इज़ ए ग्रेट ऑनर फॉर अस। लेट्स कम टू दिस थिंग। तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक्चुअली ही वांटेड टू कम टू इंडिया मुत्तकी लॉन्ग बैक, लेकिन उनका पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था जाति संघ का। हालांकि वो रिलैक्स हो गया। इन 4 day 5 day 1 week विजिट। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, हमारा फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, अपना जो रिलेशन को अपग्रेड हुआ है। और अफगानिस्तान जाने जब हमने एम्बेसी बंद किया था, लेकिन एक छोटा सा जस्ट बिजनेस लियाजने के लिए छोड़ कर रखा था फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड मेडिकल के लिए, उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेज एम्बेसी कर दिया गया है, फुल फ्लेज एम्बेसी कर दिया गया है। और उन्होंने अफगानिस्तान का जो एम्बेसी है उसको इंडिया क्लोज होने दिया। जैसे तालिबान टेक ओवर होने के बाद उनको फंडिंग वाला प्रॉब्लम हो गया, वो लोग बंद करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ मिनिमम स्टाफ रख के आप चलाओ। फिर इंडिया गवर्नमेंट ने उनको स्टाफ को पैसा वैसा दे के चला कर रखा था। अभी जब अफगानिस्तान का जो तालिबान गवर्नमेंट थोड़ा स्टेबल हो गया, उन्होंने, हालांकि तालिबान को रिज्यूम को अभी तक वर्ल्ड में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जाति संघ में यूएन में नहीं किया है, लेकिन फिर भी दे आर स्टार्टेड दिस थिंग। वो जो एग्रीमेंट हुआ है, हम उनका एक नदी पे एक डैम बनाएंगे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, और वो अफगानिस्तान में जो भरा हुआ है रेयर अर्थ मिनरल जो है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और जो डैम बनाएंगे उसमें एक अदानी ग्रुप जो है पावर प्लांट बनाएगा। दैट हैज बीन डिस्कस एंड साइड। अदानी विल मेक ए हाइडल पावर प्लांट। डैम का मतलब हाइडल ही होता है, थर्मल नहीं हो पाता। तो ये सब नेगोशिएशन हुआ है और थोड़ा आगे बढ़ा है। दे आर वेरी हैप्पी। इसका बीच इसमें थे, उसके बीच उधर पाकिस्तान वालों ने बमाट कर दिया काबुल में। ये लोग फिर जाके डूरन लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान का कुछ 60-70 सैनिक को मार दिया, कुछ तो उनका छोड़ने वाले नहीं है ना। तालिबान के पास एयरपोर्ट नहीं है। अमेरिका जब छोड़ के गया था कुछ हेलीकॉप्टर व्हीकल जो 2-4 छोड़ के गया था, उसको उड़ा रहा है जो जितना नहीं है। तो उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि हमको हेल्प करो बोल के, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि हमको वर्ल्ड के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन हम देखेंगे अगर वर्ल्ड का ओपिनियन क्या रहेगा, एकेडमिक ये ले ये उनका एक्सपीरियंस दिया गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपना एम्बेसी में, उनका ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें कोई लेडी जर्नलिस्ट को शायद अलाउ नहीं किया, इसके अलावा थोड़ा हंगामा था। लेकिन इंडिया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोले कि हमारे तो उनका ही खुद का घर में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको नहीं बुलाना उनका काम है। हमारा काम नहीं, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ये शादी उनका है, वो किसी आदमी को गेस्ट करके बुलाएंगे उसका काम, हम थोड़े बोलेंगे हमको बुलाओ, नहीं है ना। तो उनका ये है। लेकिन बाद में इन्होंने देवबंद गए थे। देवबंद का जो है ये स्ट्रिक्टली तालिबान का जो रूल है, देवबंद हुई है, पूरा सरिया का फॉलो करते हैं देवबंद वाला। तो उनसे जाके मुलाकात करके आए। उसके बाद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो पाकिस्तान जब बम्बार्डमेंट किए, उनका जो लड़ाई बड़े पर उसमें फ्रंट रो में लेडीज लोग बैठे हुए थे और ही टुक क्वेश्चंस एंड उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा अफगानिस्तान का मिट्टी से हम कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया में उसको हम प्रेशर नहीं देंगे, और अगर पाकिस्तान में भी कोई अगर टेररिस्ट का आड़ा वाड़ा होता है हमको बताओ, हम उसको घुस के मार देंगे। तो दिस इज द आउटकम। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ माई वीडियो। नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प साहब को नहीं मिल पाया, लेकिन जो सीज़फायर हुआ है हमास और इजराइल का बीच में 2 साल का बाद, जीत का बाद, और कल उन्होंने इजराइल का जो बंदी 20 करीब होस्टेज बचे हुए थे उनको रिलीज़ कर दिए। इजराइल भी कुछ प्रिजनर रिलीज़ कर दिए और बाकी कुछ डेड बॉडी जो उनका प्रिजर्व कर रहे थे इजराइल, उनको भी हैंड ओवर किए। नाउ इट इज़ गोइंग फॉर ए पीसफुल सॉल्यूशंस। हमास ने अभी एग्री हुआ इन प्रिंसिपल, जो कि वो एग्रीमेंट साइन होगा इजिप्ट में। कल हमारा प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, और जो डेप्यूटी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह वो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएन जनरल सेक्रेटरी गुटारस। हाँ, ये भी रहेंगे, ट्रम्प रहेंगे। ट्रम्प कल थे इजराइल का जो पार्लियामेंट को संबोधित किए थे, वो आज इजिप्ट में पहुंच रहे हैं। तो इट विल बी फाइनली दिस, बट द
पीस हैज कम एंड हमास हैज एग्रीड ये टू नेशन थ्योरी जो कि अभी तक हमास नहीं मान रहा। एक दो बात है कि उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट होगा जिसमें हमास का कंट्रोल नहीं रहेगा। दैट भी अगर तुम यूएन को इसलिए बुलाया कि तुम अपना पीस कीपिंग फोर्स वगैरह कुछ रखो और गवर्नमेंट करो एंड दैट विल बी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द पैलेस्टाइन गवर्नमेंट। एक्चुअली ये है। मैं थोड़ा सा कितना टाइम हो गया? टाइम कितना मिनट? अच्छा, मैं 10-13। हाँ 10-13। अच्छा, मैं और थोड़ा सा टाइम लूँगा, पीछे जाऊँगा। मैं थोड़ा सा इजराइल पैलेस्टाइन का हिस्ट्री का पढ़ जाता हूँ। वैसे पैलेस्टाइन को यूएन में इस बार जो जनरल असेंबली में इंग्लैंड भी रिकॉग्नाइज किया, नॉर्वे किया, जॉर्जिया किया, 3-4 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया जो कि पहले से रिकॉग्नाइज नहीं कर सका पैलेस्टाइन स्टेट को, उन्होंने किया। थोड़ा इतिहास में जाएंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस टाइम पर जो पैलेस्टाइन जो लैंड है वो टोटली था ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया, वो आ गया ब्रिटिश का अंडर में। ब्रिटिश को जो वो एरिया को ऑटोमन एम्पायर को हरा के वो घुसे, उसको जो पोर्ट एक ही पोर्ट है जो भी अदानी पोर्ट का मैनेजमेंट करता है, आइफा पोर्ट। इधर का एक ही सी पोर्ट है आइफा पोर्ट, अभी उसको अदानी मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो लड़ाई हुआ वो लड़ाई में ब्रिटिश की जीत हुई, लेकिन मजे की बात है कि वो जो लड़ाई में ब्रिटिश का कोई सेना नहीं लड़े। ऑल दी अंडर द बैनर ऑफ द ब्रिटिश ऑल इंडियन सोल्जर, दैट इज जो घोड़े का ये है अपना जो रेजिमेंट है, घोड़ा का रेजिमेंट, वो तलवार, उनके पास तोप था ये था, लेकिन ये तलवार भाला वाला लेकर कूद पड़े। अराउंड 300 सोल्जर सिख रेजिमेंट का, सिखलाई रेजिमेंट का, उन्होंने अराउंड 3-4 हज़ार ऑटोमन वाला को तुर्क वाला को मार के भगा दिया, मार दिया, बंदी बना लिया, सब कर लिया। उसके बाद वो एरिया आ गया ब्रिटिश का कंट्रोल में। उसके बाद ब्रिटिश क्या गया कि दुनिया भर से जितना जीव जो उनका तो पर्सनल कोई लैंड नहीं था, बट दे आर वेरी प्रॉस्परस। उनको लैंड बेचा, कुछ पैसा लिया, लैंड वगैरह उनको देके एक लैंड बना दिया कि भाई तुम्हारा ये एरिया में तुम रहो और तुम्हारा डेवलप करो। दैट टाइम इजराइल का जो वो एरिया जो जीव जाने से पहले कुछ नहीं था, जंगल था, ये था, बेड वगैरह घूमते थे, ये होता था, पहाड़ था, ये था। उन्होंने उसको डेवलप करके नाउ यू नो हाउ इजराइल थिंग्स। तो नया ये होने का सेकेंड वर्ल्ड वॉर गया। उसके बाद जब नरसंहार हुआ जर्मनी जीव का, तो इस पर इसका मतलब पूरा वर्ल्ड कंसर्न जो है कि नहीं, इनको एक सेपरेट जगह लैंड देना चाहिए, उनका सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो 1948 में रेजोल्यूशन पास हुआ अपना जो यूएन में, और इजराइल और पैलेस्टाइन दो ये में डिवाइड करेगा सीमा। और जो जेरूसलम है, जेरूसलम जैसे वो उसको अभी भी यूएन कंट्रोल में, अराउंड 8% एरिया इज अंडर यूएस कंट्रोल। क्योंकि यूएन का कंट्रोल में है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम का भी जो बहुत बड़ा धर्म पीठ है, जहाँ से ना कहा जाता है कि मोहम्मद जो वहाँ से घोड़े में जाके और खुदा से वो जो बाणी वगैरह लेके आके कहते हैं, उसमें जीव्स का तो मेन सेंटर वही है, और क्रिश्चियन का भी एक बहुत बड़ा जीसस का आई थिंक उनका कुछ है। तो उसको यूएन अपनी कब्जे में रखा है, बाकी पैलेस्टाइन और इजराइल डिवाइड। इसमें क्या है कि इजराइल बीच में आ गया, पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक एरिया में पैलेस्टाइन को दे दिए और गाजा को भी पैलेस्टाइन को दे दिए। उसमें क्या है कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या है ना, पैलेस्टाइन का जो ओरिजिनल पैलेस्टाइन जो है वेस्ट बैंक वाला, उसमें यासर अराफत जो अब तक मर गए, उनका जो पार्टी है, अभी जो उनका प्रेसिडेंट है वही, वो जीते। लेकिन हमास वाले जो टेररिस्ट जो कट्टर विरोधी जो टू नेशन थियरी को नहीं मानते हैं, उन्होंने गाजा में जीत लिया। तो इसके बाद इसलिए गाजा उस टाइम से अशांत है, मतलब गाजा इज नॉट अंडर द एक्चुअल पैलेस्टाइन कंट्रोल। तो 48 में जब हुआ जो अरब का देश है, उनको मंजूर नहीं था, बोला इसराइल हमारा लैंड में इजराइल को क्यों दिया जा रहा है। इजराइल ने 2 अरब युद्ध लड़ा है, इंटायर अरब वन साइड एंड इजराइल सिंगल हैंडली वन साइड, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट था। दोनों ईयर में इजराइल का जय हुआ। इवन आज भी मिजर का जो गोलन हाइट्स जो एरिया है, उनका एरिया, उसको भी इजराइल अपने कब्जे में रखा हुआ है, गोलन हाइट्स। देन अच्छा, और एक मजे की बात है कि अभी जो इजराइल ईरान जो कट्टर दुश्मन दिखा है, लेकिन 1948 में जब टू नेशन थियरी हुआ, ईरान जो है, ये वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज सेपरेट कंट्री। ईरान का साथ इजराइल का संपर्क जब मोहम्मद साहब पहले भी थे ईरान में, तब तक बहुत अच्छा था।
मतलब इजराइल इज टू हेल्प द मिलिट्री, उनका जो गोइंदा है वगैरह वो भी बहुत अच्छा था। जो अपराइजिंग हुआ और पहलगी अमेरिका भाग गए, जब कट्टरपंथी जो आगे सब खुमानी वुमानी सब आगे, उसके बाद जो रिलेशन बिगड़ा, नहीं तो तब तक बहुत अच्छा था। इजराइल और अमेरिका दोनों भाई भाई थे। ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल, ठीक है। और पैलेस्टाइन को जो है ना 48 में जैसे पैलेस्टाइन स्टेट हुआ तो इंडिया भी रिकॉग्नाइज 1950 में नेहरू जी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। उस टाइम पर 48 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। देन पैलेस्टाइन वाज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट। इंडिया है जो जनरली वी आर गुड, मतलब जैसे गजा में क्रैश हो जाता हम लोग भी ह्यूमैनिटेरियन एड राशन और मेडिसिन टेंट कभी भेजे हमने, वी आर गुड दिस थिंग। बट इन द इंडिया में क्या होता है ना, कुछ लोग गलत चीज़ फैला रहे हैं, बोलते कि वो जो हमास और इजराइल के वार को इजराइल और पैलेस्टाइन वार कर देते नहीं, इट वाज ए वार बिटवीन हमास एंड इजराइल, नॉट इजराइल और पैलेस्टाइन। वेस्ट बैंक का उसमें जो पैलेस्टाइन में जो वेस्ट बैंक है उसमें तो इजराइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी जाके कोई बॉम्बार्डमेंट नहीं किया, कभी तो गया नहीं, गजा में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज बीन सेटल नाउ, द मिडिल ईस्ट सेंट्रल ईस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स पीस। लेकिन ये बात अगर 6 महीना पहले हो गया था शायद ट्रम्प जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए चांस बढ़ रहा था। लेकिन इट वाज टू लेट। द पीस प्राइज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोलते कि मैं नो युद्ध रुका है क्या, हालांकि नहीं। लेकिन ये जो दिखा है, आंख में दिखा, यस इजराइल हमास के बीच में युद्ध ट्रम्प ने रुकवाया, ये इसको सारा दुनिया मानता है। लेकिन जो बोलते हैं मैं भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर को फोन करके सरेंडर करके बदनाम कर दिया, इसको कर दिया उसको कर दिया, रशिया नहीं सुनना, यूक्रेन ने वो सब गलत चीज़ है। उसको पब्लिक को पता है कि ट्रम्प ब्लफ मारा था, और तुमने कोई वाइबल प्रपोजल देगा तब भी जाके कोई रशिया हो यूक्रेन हो कोई मानेंगे। अगर तुम उल्टा सीधा पागल को प्रपोजल देगा तो कोई नहीं मानेंगे। तो ये जो पहली बार तुमने जो किया है, अच्छा एक वाइबल प्रपोजल दिया है जिसको सबने माना है। बस यहीं पर मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। अगली बार फिर कोई नया देश विदेश की टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।